Hello everyone. So welcome back to my channel Science Tweets with Pooja. I hope you all are doing well at home. आप सबको पता है कि इस वक्त इंडिया में दो वैक्सीन लग रहे हैं, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, राइट? बट अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डर है कि ये सेफ है, या फिर बहुत सारे लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कोविशील्ड लगवाना चाहिए या कोवैक्सीन लगवाना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और क्या इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, कैसे वायरस हमारी बॉडी को अटैक करता है, कोरोना वायरस, और कैसे ये वैक्सीन हेल्प करती है बॉडी को फाइट करने में। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, राइट? और भारत बायोटेक ने जो बनाया है वो बनाया है आईसीएमआर के साथ एसोसिएशन में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एसोसिएशन में। जबकि कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं तो कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका ने डेवलप किया, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके हेड है अदार पूनावाला, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं। नाउ अगर मैं बात करती हूँ कि कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हो रही है, देखिए कोवैक्सीन बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे। पहले मैं आपको एक टेक्निकल टर्म बताऊंगी, उसके बाद मैं उसका मीनिंग बताऊंगी आपको। कोवैक्सीन बेस्ड है ऑन होल वीरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डेराइव प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। आपको लग रहा होगा क्या बहुत टिपिकल टेक्नोलॉजी है, और जैसा कि नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कोवैक्सीन के अंदर, अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बात करूं, तो कोवैक्सीन के अंदर आपका इनएक्टिवेटेड वायरस यूज हुआ है। मतलब साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस को एक्सट्रैक्ट किया है, उसको डेड कर दिया है। मतलब अगर उस वायरस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा तो वो वायरस कुछ नहीं कर सकता बॉडी का। तो बेसिकली इसके अंदर इनएक्टिवेटेड वायरस ही है, और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड और टाइम टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब भारत बायोटेक ने इस टेक्नोलॉजी से किसी वैक्सीन को बनाया है। इससे पहले रेबीज, पोलियो, पर्टिसिस जैसे जो डिजीजेस हैं उनके लिए भी जो वैक्सीन बना है वो इसी टेक्नोलॉजी से बना है। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड बेस्ड है वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है। मतलब इस टेक्निक में हम सेम वायरस नहीं यूज करते, इसके अंदर हम उसके जैसा, मींस हम सिर्फ उसके जैसा एक वायरस यूज कर रहे हैं, राइट? उसके जैसे वायरस को ही डेड फॉर्म में बॉडी के अंदर भेजा जाता है, और बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जब वायरस अंदर जाता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडीज बनाता है, और नेक्स्ट टाइम जब एक्चुअल कोरोना वायरस अटैक करता है तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। मतलब काम दोनों ही एंटीबॉडीज बनाने का करती हैं, लेकिन कोवैक्सीन के अंदर हमने कोरोना वायरस को ही डेड फॉर्म में यूज किया है, लेकिन कोविशील्ड के अंदर एक चिंपैंजी एडिनो वायरस है जो उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता वायरस है, उसको हमने डेड फॉर्म में यूज किया है। और मैं आपको बता दूं कोविशील्ड भी पहली बार इस टेक्नोलॉजी पे नहीं बन रही है। इससे पहले जो अफ्रीका में एक पैंडेमिक हुआ था इबोला वायरस की वजह से, उसके लिए जो वैक्सीन बना था वो भी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड था। सो आगे बात करते हैं। देखिए दोनों ही हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये दोनों वैक्सीन क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो, जितने भी आपकी बाहर जो वैक्सीन क्रिएट हुई हैं उन्हें -70 डिग्री C तक का टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है फॉर देयर स्टोरेज, जो कि इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है, जो इंडिया का क्लाइमेट है। लेकिन अगर आप अपने घर का रेफ्रिजरेटर देखते हैं, जो हमारा नॉर्मल हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन है वो 2 से 8 डिग्री C पे होता है, इस वैक्सीन को भी उतना ही टेम्परेचर चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हमें ये वैक्सीन स्टोर करना है तो ये इंडियंस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में भी हम इस टेम्परेचर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे स्टोरेज हैंडलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही इससे ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत आ रही है। देखिए अब ये दोनों ही वैक्सीन, सिर्फ आपको एक डोज नहीं लेना है, दोनों ही 2 डोज रेजीम फॉलो करेंगी। इसको समझते हैं कैसे। मतलब आपने पहला डोज लगवाया, उसके बाद एक फिक्स टाइम इंटरवल है, उसके बाद आपको एक सेकेंड डोज लगवाना पड़ेगा। जैसे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन को अगर आपने मान लीजिए 1 मई को लगवाया है, तो उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद, मीन्स 4 हफ्ते के बाद से लेकर के 6 हफ्ते के बीच में आप सेकेंड डोज कभी भी लगवा सकते हैं, समझे? लेकिन अगर आप कोविशील्ड की बात करते हैं,
पहले कोविशील्ड का भी यही टाइम गैप था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस टाइम गैप को बढ़ा दिया क्योंकि कुछ रिसर्चेस आए, जिसकी वजह से इस टाइम इंटरवल को कर दिया गया 6 to 8 वीक्स, राइट। सो अब हम समझेंगे कोरोना वायरस। अब देखिए कोरोना वायरस ये कैसे काम करता है, बहुत डेडली वायरस है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। देखिए आप अगर आपको वायरस के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है और अगर नहीं भी है तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए वायरस का ये आउटर बॉडी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वायरस वायरस अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जब तक वायरस एयर में है, बाहर है, किसी भी सरफेस पर है, किसी भी लिक्विड में है, कहीं पर भी है, वो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वायरस जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, ये उसी के मशीन को यूज करता है, उसी के सारी एनर्जी को यूज करता है और उसी से मल्टीप्लाई करता है। तो मतलब ये अपने आप में तब तक कुछ नहीं है जब तक ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना करे। तो अब हमने इसीलिए बोला है, सरकार ने जो WHO की भी गाइडलाइंस है कि आप ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा के रखिए, अपने हैंड्स को क्लीन करके रखिए, क्योंकि सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने इस वायरस को अपने अंदर जाने से रोकना है, राइट। क्योंकि जब तक ये बाहर है तब तक ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ट्रस्ट मी। उसके बाद समझते हैं कि अब इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए कोरोना वायरस का जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये आपको जो रेड कलर के ट्राइंगल शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट, ये क्या है बेसिकली, ये स्पाइक प्रोटीन है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि ये क्या है। ये जो आपको रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्पाइक प्रोटीन्स। अब आप कहेंगे कि ये स्पाइक प्रोटीन्स क्या हैं? ये स्पाइक प्रोटीन्स ही हैं जो वायरस को अंदर जाने में मदद करते हैं। देखिए और डिटेल में इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हमारा कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के ऊपर बॉडी पर जो आपको दिख रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप, ये प्रोटीन्स हैं, स्पाइक प्रोटीन्स हैं। और इसके अंदर जो आपको ये बहुत धागे जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। देखिए हम लोगों के अंदर होता है DNA, ओके, लेकिन वायरसेस के अंदर ज्यादातर RNA होता है। ठीक है, DNA और RNA में एक जो बेसिक डिफरेंस है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने दो दो वायर लिए, दोनों को आपस में कॉइल कर दिया, तो वो DNA है। लेकिन अगर आपने सिंगल वायर लिया, वो RNA है। तो RNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि DNA जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसीलिए DNA को बनने में टाइम लगता है, जबकि RNA को बनाना बहुत आसान है। RNA बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करता है। अब इस वायरस के अंदर कौन है जो इस वायरस को बढ़ाएगा? बेसिकली बॉडी के अंदर क्या जा रहा है? वायरस जा रहा है, लेकिन वायरस का भी कौन सा पार्ट? RNA। जो आपको ये थ्रेड जैसा एक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बॉडी के अंदर जाएंगे और इनको जाने में मदद कौन करेगा? ये स्पाइक प्रोटीन्स। ये एक तरीके से इनके हेल्पर हैं जो इनको अंदर जाने में मदद करेंगे। अब समझते हैं कैसे। देखिए ये लंग्स हैं हमारे, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कोरोना वायरस अफेक्ट किसको कर रहा है? लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये मुंह के रास्ते पेट में जा रहा है तो पेट में जाकर कोरोना वायरस कुछ नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये किसी किसी चीज के जरिए लंग्स में चला जाता है, राइट, जैसे हमने सांस लिया और सांस के थ्रू ये हमारे लंग्स में ही जाएगा, तो लंग्स की मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा। अब आप समझिए इसको प्लीज, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये है हमारे लंग्स, और अगर मैं ये कहूँ आपसे, ये है आपका एक लंग्स का सेल। आपको पता है हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक सेल दिखाया है लंग्स का। ये है आपके लंग्स के सेल, एक सेल है। अब देखिए ये बाहर वायरस है, ये वेट कर रहा है अटैक करने के लिए। आपका जो बॉडी है बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है बॉडी के पास। हर मेम्ब्रेन के पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हो तो बाहर एक गार्ड होता है जो आपसे टिकट मांगता है और वो टिकट आपको एंट्री दिलाता है अंदर, ठीक है। मतलब कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता बिना परमिशन के। ऐसे ही हमारे सेल के हमारे हर हिस्से के सेल में कोई भी चीज अपने आप एंटर नहीं कर सकती, उसे पहले परमिशन लेनी होगी इन रिसेप्टर्स से। आप देख रहे हो ये सी शेप के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये रिसेप्टर हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आपकी लंग्स की सतह पर, जो बाहरी सतह है उस पर प्रेजेंट है। अब
वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, उसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, वो अपने, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि वो इस रिसेप्टर के अंदर अपने आप को फंसा लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? वो अपने आप को लॉक कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पर समझिए, जब आप इधर, जब आपका ये जैसे ही वायरस अटैक करेगा तो इन दोनों के बीच में लॉकिंग होगा, राइट? और जैसे ही स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ लॉक होगा, इतनी ही देर में वायरस अपने आरएनए को भेज देगा अंदर। मतलब अब ये जो आपको बाहर जो वायरस के अंदर जो आरएनए दिख रहा है, ये एक्चुअली में कहाँ चला गया? हमारे लंग्स के सेल के अंदर चला गया। ये अब आरएनए है। मतलब अब बाकी की बॉडी का कुछ नहीं करना वायरस ने जो काम करना था उसने कर लिया, उसने अपने आरएनए को अंदर भेजना था और उसने भेज दिया। लेकिन अब देखिए, आरएनए इज वेरी स्मार्ट। आरएनए अब जाएगा सेल के अंदर और ढूंढेगा, वो न्यूक्लियस से पूछेगा कि कहाँ पर, देखो उसे क्या करना है, अपने जैसे बहुत सारी कॉपीज बनानी है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है, जैसे आपको मान लीजिए टीचर एक पेपर बनाती है और बच्चे हैं 100, तो वो क्या करवाती है? फोटोकॉपी कराती है, राइट? तो ऐसे ही एक वायरस गया, एक वायरस अटैक किया और उसने अपना एक आरएनए भेजा अंदर। अब वो आरएनए अपनी फोटोकॉपी करवाएगा इनटू थाउजेंड्स और नंबर ऑफ आरएनए। अब लेकिन वो अपने आप नहीं कर सकता। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वायरस अपने आप में कुछ नहीं है, वो आप ही की बॉडी को इस्तेमाल करेगा और आप ही को अटैक करेगा। तो वो क्या करेगा? न्यूक्लियस से पूछेगा कि भाई फोटोकॉपी मशीन कहाँ है, वेयर इज दैट मशीन? सो अब देखिए यहाँ पर वो ढूंढेगा। सो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको राउंड बॉडीज दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका सेल है। जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये इमेज दिखाई है, ये आपका सेल है, ठीक है? ये लंग्स के सेल है। अब इनके अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इसको यहाँ पर इसने न्यूक्लियस को अटैक किया, तो इसको न्यूक्लियस में अटैक करने से पता चलेगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो फोटोकॉपी करते हैं, मतलब वो आरएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो बस यहाँ से शुरुआत होती है आरएनए की मल्टीप्लिकेशन। और आरएनए जब मल्टीप्लाई करता है तो वो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है कि फिर वो टाइम नहीं देखता और फटाफट मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है। और एक आरएनए से ही नंबर ऑफ वायरसेस आर क्रिएटेड इन द सेम बॉडी, लंग्स में, और वो लंग्स को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ कोरोना वायरस का काम। अब लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब हमें समझना है कि वैक्सीन काम कैसे करता है। देखो मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन के अंदर, कोवैक्सीन के अंदर अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो उसके अंदर हमने क्या लिया है? डेड वायरस लिया है। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ बता रही हूँ, कोविशील्ड भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? तो दोनों के अंदर ही वायरस है, ठीक है? डेड वायरस है। उसके अंदर अलग वायरस है कोविशील्ड में, और जो कोवैक्सीन है उसके अंदर सेम वायरस है। अब जब हमने सेफ वेरिएंट लिया है वायरस का, सेफ वेरिएंट से मतलब वो वायरस अंदर जब जाएगा वैक्सीन की फॉर्म में तो वो बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो अब देखिए होगा क्या। देखिए आपकी बॉडी का एक जबरदस्त इम्यून सिस्टम है, प्रोटेक्टिव सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में कुछ भी बाहर से आता है उसके अगेंस्ट लड़ाई, एक वॉर स्टार्ट कर देता है। तो देखिए ये है आपकी बॉडी के सेल्स, ठीक है? ये वायरस अटैक कर रहा है, तो हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत तेजी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। समझ रहे हैं आप? ये एंटीबॉडीज हैं जो आपको ये ना ये जो आपको ग्रीन कलर के जो ये वाई शेप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये एंटीबॉडीज हैं, ठीक है? और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? क्योंकि हमने डेड वायरस डाला है तो स्ट्रक्चर तो डेड वायरस का भी ऐसा ही होगा, ठीक है? ये एंटीबॉडीज खुद को स्पाइक प्रोटीन के साथ अटैच कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि एंट्री किसके थ्रू हो रही है? स्पाइक प्रोटीन के थ्रू हो रही है। अगर स्पाइक प्रोटीन हमारे रिसेप्टर से लॉक हो गई तो आरएनए को जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर हम किसी तरीके से इस स्पाइक प्रोटीन और इस रिसेप्टर के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दें, कुछ ऐसा कर दें जिससे कि ये दोनों आपस में लॉक ही ना हो पाए, तो वहीं पर वायरस का खेल खत्म है। तो वो काम, वो जो बैरियर का काम है वो कौन करता है? हमारे एंटीबॉडीज करते हैं। और ये एंटीबॉडीज किसने बनाए हैं? आपके इम्यून सिस्टम ने बनाए हैं। क्यों? अब फर्स्ट टाइम जब वायरस, डेड वायरस बॉडी में आया तो इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि वो डेड वायरस है
इम्यून सिस्टम अपना टाइम ले रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टाइम ले ले, क्योंकि डेड वायरस है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हाँ, उसने इतनी टाइम में अपने एंटीबॉडीज बना लिए। लेकिन एक बहुत जबरदस्त मेमोरी है आपके इम्यून सिस्टम के पास, ऐसे सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, इधर आप देख रहे होगे, इधर ये मेमोरी बैंक है पूरा का पूरा। ये मेमोरी बैंक के अंदर वो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर फीड, उस वायरस का स्ट्रक्चर फीड हो जाता है। समझिए इस बात को, उस वायरस का स्ट्रक्चर फीड हो चुका है कि हमने इस वायरस के लिए ये एंटीबॉडीज बनाए हैं, और फ्यूचर में जब भी ऐसा वायरस आएगा तो अब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो टाइम नहीं लेगा, क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी फीडेड है, उसका स्ट्रक्चर फीडेड है, तो अब उसको टाइम नहीं लगेगा स्ट्रक्चर को समझने में, क्योंकि वो मैच कर लेगा कि यस, पहले भी मैं ऐसे वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना चुका हूँ। तो वही काम करता है यहाँ पर हमारा हमारा जो वैक्सीन है, उसने एंटीबॉडी बनाया, उसने स्पाइक प्रोटीन को लॉक किया और उसको रिसेप्टर से लॉक होने से रोक दिया, एक बैरियर की तरह बीच में खड़ा हो गया, और वायरस से आप बच जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपने फर्स्ट डोज लिया, ठीक है, फर्स्ट डोज में आप हमारी बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज बनाए, राइट, लेकिन सेकेंड डोज लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी और मेमोरी और एंटीबॉडीज बननी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हो, इसकी पूरी बॉडी पर स्पाइक प्रोटीन्स हैं, नंबर ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स हैं, तो सिर्फ एक दो तीन या चार स्पाइक प्रोटीन्स को कवर करने से कुछ नहीं होगा। सो हमें क्या करना है, क्योंकि अगर एक भी स्पाइक प्रोटीन एम्प्टी रह जाता है, विदाउट एंटीबॉडी रह जाता है, तो वहीं पर उसका काम तो शुरू हो गया, वो लॉक करेगा, अपने आरएनए को अंदर भेजेगा, मल्टीप्लाई करेगा राइबोसोम्स की हेल्प से, और फिर वो बॉडी के ऊपर द वायरस विल द किंग। सो हमें इतने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने हैं कि हर स्पाइक प्रोटीन को हम कवर कर सके, इसलिए टू डोजेस टू डोजेस आर मस्ट फॉर दिस। सो मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। गवर्नमेंट हर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो, और अगर हम देखें तो अब 18 टू 44 एज ग्रुप के जो स्लॉट्स हैं, दे आर ऑल फिल्ड अप, लेकिन अगर हम देखें 45 अब वो अभी भी खाली जा रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज all of you get yourself vaccinated as soon as possible, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज है जो आपको लड़ने में, इस लड़ाई को लड़ने में हेल्प कर सकती है। So with a very positive note, I'm ending my video over here, and I wish that you all stay safe at home. Thank you so much.